हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। अभी हमारा एरोमेटिसिटी वाला सीरीज चल रहा है। मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सारे दे दी है प्रीवियस वीडियोस में। आपको मैंने पूरा क्लियर कर लिया था, ऐसे आपको पूरा ऐसे कॉलम बना के क्लियर कर दिया था, राइट, कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, कौन से कंडीशन होना चाहिए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और साथ ही आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, है ना। साथ ही मैंने आपको बता दिया था एनुलिन सिस्टम के बारे में कि कुछ एनुलिन सिस्टम होते हैं जिनमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वो एरोमेटिक नहीं होते, क्योंकि उनमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो आपस में रिपल करने लगते हैं और रिपल्शन के कारण से वो आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। क्योंकि वो प्लेनर नहीं होते, इसलिए स्टार्टिंग में वो कैसे नहीं होते, एरोमेटिक नहीं होते। पर फिर मैंने तभी कहा था कि लेकिन हम उसकी जो एरोमेटाइजेशन है उधर हम उसको मूव करा सकते हैं। तो ना क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ आता है, एनुलिन वाले जो क्वेश्चन करते हैं या बेंजोइट वाले जितने भी क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। बड़े बड़े आपको स्ट्रक्चर दे दिया, उसके बाद ना आपने सिर्फ क्या करने लग जाते हो, आप फोर्थ कंडीशन को याद रखते हो कि यार 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है मतलब तो एरोमेटिक ही होगा, और फर्स्ट से हमने एरोमेटिक में लगा देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो चीज़ें गलत हो जाता है। यहाँ मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि कब नॉन एरोमेटिक होगा वो 10 एनुलिन, और कैसे हम उसको एरोमेटाइज कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में वो एरोमेटिक होगा। इससे आपको एग्जांपल लर्न करने में बहुत इजी हो जाएगा, एकदम ट्रिकी वे में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ द एरोमेटिसिटी। ये जो है वो एक टाइप का प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी मतलब बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करेगा आगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बताएगा, वो AgNO3 के टूवर्ड्स रिएक्शंस को बताएगा, किसी एसिड से कैसे हम रिएक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बताएगा। साथ ही क्वासी कंपाउंड जो होते हैं उनमें रोटेशनल एनर्जी, उनकी जो बॉन्ड होती है उनमें रोटेशनल एनर्जी को भी ये बताता है, ठीक है। साथ ही बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी भी हम कंपेयर कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी। तो वो सारा जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन पूरा पढ़ाऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या मैं आपको समझाने वाली हूँ, क्या आपको बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। अभी देखो, जब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कुछ ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 10 कार्बन एटम है, दिख ही रहा है आपको। काउंट करना शुरू कर दो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इस टाइप का अगर आपको सिस्टम बना के दे दी जिसमें एक क्या है आपके पास 7 मेंबर रिंग है और एक आपके पास 5 मेंबर रिंग है, दोनों को फ्यूज़ कर दिया गया है, मतलब साइक्लाइज्ड है। तो ये तो होता है आपका, ये जो टाइप 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये होता है आपका एरोमेटिक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप सीधे से ब्रेन में नोट कर रहे हो। ऐसे अगर इस फॉर्म में दिया है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को तो वो तो होगा क्या, एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन बात इसकी करते हैं, यहाँ पे भी 10 कार्बन सिस्टम है ना, 10 कार्बन सिस्टम है, बट ये कैसा दिया हुआ है, इसमें रिंग फ्यूज्ड नहीं है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस रिंग में 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों में रिपल्शन होता है। ड्यू टू दिस रिपल्शन एक हाइड्रोजन तो चला जाता है आउट ऑफ प्लेन और दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, प्लेनारिटी खत्म हो जाता है, और इस कंडीशन में ये जो होते हैं वो हो जाता है आपका नॉन एरोमेटिक। ये कैसा बिहेव करेगा, नॉन एरोमेटिक। अब इसी को मैं अभी आगे डिटेल करूँगी कि कैसे हम कैसे इसमें इंड्यूस कर सकते हैं, एरोमेटिक जो करेक्टर है उसको हम कैसे इसमें इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वो अभी बताने वाली हूँ। एक ऐसा कुछ एग्जाम्पल भी हो सकता है, ये भी आपका वैसा ही है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ आएगा, नाइट्रोजन पे है लोन पेयर। तो आपने याद रखनी है कि कभी भी ऐसे साइकिल फॉर्म में 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर कोई कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा, ये कहीं भी साइक्लाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉन हकल, इसको बोलते हैं नॉन हकल लोन पेयर्स। और क्योंकि ये नॉन हकल लोन पेयर्स है इसलिए इसे कभी भी हम उसमें काउंट नहीं करते कि यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पे हम क्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 को बोलेंगे और इसको बोलेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये भी होता है कैसा, एरोमेटिक। अगर आप गलती से इस नॉन हकल वाले लोन पेयर्स को गिन दिए तो फिर ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि फिर क्या हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंड 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ब्रेन में रखनी है कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दे तो यहाँ पे नॉन हकल वाला ही होगा वो इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोन पेयर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ तो हमें समझ आ गया। अब मैं बात करती हूँ इसकी, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इस फॉर्म में दिया है तब तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। ऐसे फॉर्म में आपको दिख गया तब आप बोलोगे नॉन एरोमेटिक। लेकिन इसी को अगर उसने साइकिल बना के दे दिया, मतलब इसे एरोमेटाइज्ड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है एरोमेटाइज्ड, टू तरीके होते हैं इसके एरोमेटाइज करने के। या तो मैं साइक्लाइज्ड कर दूँ इसको,
एक होता है साइक्लाइजेशन करा दें इसका, और एक होता है ब्रिजिंग करा दें। ओके, तो अगर मैं इसे साइक्लाइज्ड करा दूं तो साइक्लाइजेशन में फिर कैसे बनेंगे मेरे पास, ऐसे रिंग बन जाएगा, बनेगा साइक्लाइजेशन से ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे हो गए डबल बॉन्ड, ये हो गए डबल बॉन्ड, और ये हो गए सारे के सारे कॉन्जुगेशन में। देखो इसमें से 2 हाइड्रोजन को निकाल के मैंने साइक्लाइजेशन भी करा दिया, सॉरी अभी हाइड्रोजन, हाँ, फिर यहाँ पे मैंने साइक्लाइजेशन कराते ही ये जो कंपाउंड मेरा बना पहले कैसा था, नॉन एरोमेटिक, बट उसको साइक्लाइजेशन करा के हम चेंज कर सकते हैं किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में। तो कभी भी 10 एनुलिन को इस फॉर्म में दे, इस फॉर्म में दे या इस फॉर्म में दे तो वो होंगे एरोमेटिक, लेकिन कभी भी उसे ऐसा फॉर्म में दे, एक ही साइकिल रहे और दोनों में हाइड्रोजन भी रहे अंदर, तो आप कभी भी उसे एरोमेटिक नहीं कहेंगे, वो होगा नॉन एरोमेटिक ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, इतना चीज़ें क्लियर हो गया। साथ ही इस रिपल्सन को दूर करते हुए मैं और क्या कर सकती हूँ, ब्रिज बना दूँ, है ना। जैसे कि एक स्ट्रक्चर ऐसा मिल जाए मुझे, उसको ना हटा के उसने ब्रिज बना दिया है। ध्यान देनी होती है एनुलिन वाले क्वेश्चन पे कि कर क्या रहा है वो, ठीक है। अगर आप एनुलिन वाले क्वेश्चंस को गौर से नहीं देखोगे तो कन्फ्यूज़न होगी, और नो डाउट आप कन्फ्यूज होकर कुछ भी आंसर कर जाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके ब्रिज का फॉर्मेशन करूँ और इस ब्रिज में कोई भी एक ब्रिजिंग लिगेंड्स लगा दें या ग्रुप लगा देते हैं जो डबल बॉन्डेड होता है, यहाँ पे Z= कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, NH हो सकता है ना, सल्फर हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, NH हो सकता है, CH2 हो सकता है, ये सब डबल बॉन्ड बनाते हैं, आपको पता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कुछ भी लगा के दिया है और उसने ब्रिज को क्रिएशन कर दिया है, तो ये भी कैसा होगा आपका, नॉन एरोमेटिक ही, सॉरी एरोमेटिक ही होगा। ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ओके, तो इतनी चीज़ें हमें पता चलती है कि या तो मैं ब्रिज बना दूँ ऐसे, या तो ब्रिज बना दें, या ब्रिज बनाने के अलावा हम उसको साइक्लाइज कर दें। ऐसे करके भी हम जो नॉन एरोमेटिक है, स्लाइटली नॉन एरोमेटिक है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है। वहीं पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले जो एनुलिन है उनकी बात करें तो ये एनुलिन है मेरा, जो कि कैसा है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अभी फिर से इसमें जो 12 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम है उसमें अभी भी यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ड्यू टू दिस 4 हाइड्रोजन रिपल्सन क्रिएट करेगा, थोड़ा सा ये नॉन प्लानर हो जाएगा, और नॉन प्लानर के कारण इसे बोला जा सकता है कि ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब ऐसे होना क्या चाहिए था, अगर 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो होना तो उसे चाहिए था क्या, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होनी चाहिए। अब मैं कैसे प्लेनारिटी को दूर करूं, है ना, कैसे मैं यहाँ पे जो नॉन प्लेनारिटी आ रहा है उसको दूर करें। तो फिर से नॉन प्लेनारिटी को हटाने के लिए 2 चीज़ें हो सकता है, या तो फर्दर इसको क्या कर दें, हम साइक्लाइज्ड कर दें सेम इसी के जैसे, या तो हम इसको क्या करें, साइक्लाइज्ड कर दें, या फिर हम इसको क्या कर देते हैं, ब्रिज फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, ब्रिज का फॉर्मेशन कर दे। अगर हम इसे साइक्लाइज करते हैं तो साइक्लाइजेशन में कैसे बनेगा, साइक्लाइज करेंगे तो फर्स्ट थिंग तो ये यहाँ पे 2 बॉन्ड्स के फॉर्मेशन हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ओके, यहाँ से कैसे होगा साइक्लाइजेशन में, ये तो हो गए आपके 6 बॉन्डेड 2 रिंग्स बन जाएंगे ऐसा, यहाँ से ये 5 मेंबर्ड और यहाँ से ये भी फर्दर 5 मेंबर्ड, ऐसा ही होगा। ये है 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये बॉन्ड्स यहाँ पे सेम रहेंगे एज इट इज़, ये बॉन्ड यहाँ रहेगा और एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। अब देखो फर्दर देखने से ऐसा लगता है, जैसे ही मैंने साइक्लाइज्ड कराया, देखने से मुझे लग रहा है कि यार ये तो अब 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं रहा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो मिडिल वाला पाई इलेक्ट्रॉन है वो उसे नॉन हकल कंसिडर करनी है। ये है आपका नॉन हकल पाई इलेक्ट्रॉन्स। फर्दर ये जो है वो है नॉन हकल, और इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज ए पाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कॉन्जुगेशन तो इन्हीं के ही हो रहे हैं आपस में, कॉन्जुगेशन इनके ही हो रहे हैं आपस में, वो कहीं भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अभी भी ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि मैंने इसे साइक्लाइज्ड कर दिया, साइक्लाइज्ड करने से ये चला गया प्लानर। प्लानर होने के बाद अब इसे आप बोल सकते हो नॉन एरोमेटिक से ये क्या बन गया है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ये बन गया आपका एंटी एरोमेटिक सिस्टम। इतना चीज़ें कर लिया हमने, ठीक है। साथ ही ब्रिज का फॉर्मेशन करके भी हम बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये जो ग्रुप दिया हुआ है उसमें क्या करूँ, ब्रिज फॉर्म कर दूँ,
ठीक है। तो साइक्लाइजेशन से भी हमको पता चला कि इसे हम एंटी एरोमेटिक में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही ब्रिज फॉर्मेशन से भी किया जा सकता है। तो हमने देख लिया कि उसको हम साइक्लाइज्ड करके भी एंटी एरोमेटिक में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही ब्रिज करके भी हम चेंज कर सकते हैं। जगह की प्रॉब्लम होती है, मैंने रफ कर दिया। अब देखो ब्रिज वाले में कैसे हो सकता है, हमने पहले ना ब्रिज क्रिएट कर लिया, ये बन गया हमारा 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बन गया 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। अब इसी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से हमने निकाल दिया है ब्रिज। ब्रिजिंग में फर्दर कोई भी जेड ग्रुप हो सकता है जो ब्रिज का फॉर्मेशन करे। बाकी चीज़ें कॉन्जुगेशन में लगा दीजिए आप, बाकी जितने भी है वो कॉन्जुगेशन में आप लगा सकते हो। और ऐसे करके हम बना सकते हैं आपकी इसको, कैसा बना सकते हैं इसको हम एज ए एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ आ गया। अब थोड़ा सा और देख लो किसके बारे में, आपके 14 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम के बारे में। फिर बात करते हैं 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। तो जैसे ही समझ आ रहा है आपको कि 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो नो डाउट ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। पर क्या अब यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम आती है कि रिपल्शन हो जाए हाइड्रोजन के बीच? तो वो देख लेते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो नो डाउट आप मतलब मैक्सिमम केसेस में तो ये होगा क्या, एरोमेटिक, क्योंकि यार 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहे हैं ना, और एन्यूलिन है मतलब साइक्लिक पैरेललिटी सब होगा ही होगा। मैं अभी बार बार आपको लास्ट वाले पे ही लेके जा रही हूँ, बाकी 3 कंडीशन तो आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसी में चेक करते हैं। अगर मैं बात करूँ 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे आपको दिख रहा है कि सबसे पहला साइक्लिक है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। सेकंड हमें क्या चेक करनी होती है, कॉन्जुगेटेड है। तो आप देख रहे हो कंटिन्यूसली ये जो है वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो जो सेकंड कंडीशन है, यस, ये कॉन्जुगेशन को भी फुलफिल करता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन जो हमने कहा था कि प्लेनारिटी, तो अब आप मुझे बताओ क्या ये प्लेनर है? तो अभी तक जो मैं बोल रही ना कि हाइड्रोजन जो होते हैं उनमें रिपल्सन होता है, वो तब तक बोल रही थी जब तक रिंग का साइज छोटा था। अब 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिंग्स हैं, है ना, ये 6 मेंबर ऐसे करके एक बिग रिंग, एक बड़ा कैविटी वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि साइज रिंग की साइज़ बड़ी है। तो स्पेस के कारण जो द हाई स्पेस, या मतलब उसके लिए सफिशिएंट स्पेस है, यहाँ पे कोई रिपल्सन क्रिएशन नहीं होते, और कोई रिपल्शन क्रिएशन नहीं होता, इसलिए ये जो है वो प्लानर होते हैं। तो यहाँ पे ये भी पता चल गया क्या यार ये प्लानर भी है, और साथ ही साथ ये जो है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो होता है उसको भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इतने से पता चल गया कि ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है वो तो है क्या, एरोमेटिक। ये जो सिस्टम अभी मुझे दिख रहा है वो है एरोमेटिक। अब इस 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को वो कैसे भी करके बना के दे सकता है ना, तो किस किस टाइप से वो बना सकता है वो भी देख लेते हैं। तो ये ना फर्दर इसको 2 टाइप से बना सकता है, मतलब हमको एग्जाम में 2 टाइप से देखने को मिलेंगे। ये 14 एनुलिन सिस्टम जो है, 14 एनुलिन सिस्टम हमको एग्जाम में डिफरेंट स्ट्रक्चर में मिल सकता है, हमें बस उसको देखनी है और जज करना है। ठीक है, अब देखो ये कैसे मिल सकता है। तो फर्स्ट में भी इसको साइक्लाइज करके दे दे, सबसे पहले वो क्या कर दे, साइक्लाइज करके दे दे। ठीक है, तो पहला एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें वो कैसा हो, साइक्लाइज्ड हो। ठीक है, अगर इसे साइक्लाइज्ड कर दिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, है ना, इसको साइक्लाइज कर दे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसा हुआ, यहाँ से साइक्लाइज्ड हो गया, और साइक्लाइज्ड होकर के ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा आफ्टर साइक्लाइजेशन। साइक्लाइज हो गया, बाकी बॉन्डिंग बिल्कुल वैसे ही रहेगी, ओनली साइक्लाइजेशन ही तो हुआ है, तो बॉन्डिंग जो है वो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। आपके ये और ये कॉन्जुगेशन में रहेंगे और एक बॉन्ड कहीं यहाँ बन जाएगा। तो फर्दर इस बॉन्ड को हम एज ए नॉन हकल कंसिडर करेंगे, और इसको हम बोलेंगे कि अभी भी ये कैसा है, एरोमेटिक ही है। उसको साइक्लाइज करके दे दे तब भी एरोमेटिक ही है, क्योंकि पहले भी आपने देखा था साइक्लाइजेशन से एरोमेटिसिटी जो है वो बढ़ जाती है ना। ऐसे भी दे सकता है उसको, कैसा भी आप देख लेना, डबल बॉन्ड भी दे बीच में, तो भी कंफ्यूज नहीं होना।
ये चीज़ें पढ़ाने का पर्पस यही है कि आपको जब ऐसा स्ट्रक्चर मिले जिसमें बीच में भी डबल बॉन्ड हो तो आप ना कंफ्यूज हो सकते हो कि यार साइक्लिक है, प्लेनर है, उसके बाद इसमें दिख तो मुझे रहा है कि ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऐसा सोच सकते हो ना आप। इसको क्या सोच सकते हो, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है सोच सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है, ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, क्योंकि ये 14 पाई सिस्टम का ही है, बस वो साइक्लाइज हुआ है इसलिए यहाँ पे न्यू बॉन्ड आ गया है और इस न्यू बॉन्ड को हम एज ए नॉन हकल कंसिडर करते हैं। तो एग्जाम में जब भी आए इस टाइप का सिस्टम तो आप उसको नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं लिखोगे, उसका आंसर होगा एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या ब्रिज करके, ब्रिजिंग फॉर्म में इसको कैसे दे सकता है। तो इसने ब्रिजिंग ना 2 टाइप्स का होगा। अब जब ये ब्रिज बनाएगा तो ये 2 टाइप्स के बनाएगा, एक सेम साइड ब्रिज बनाएगा और एक अपोजिट साइड ब्रिज बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा वो स्ट्रक्चर देखो, सेम साइड ब्रिज बना रहा है तो कुछ ऐसा बनाएगा, हो गए ना हमारे कितने 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 हो गया 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो बन गया है मेरा, है ना। अब 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन डाल दें। ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन डालने के बाद चलो डालना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन डालने के बाद मे बी जब वो ब्रिजिंग करें तो उस ब्रिज को सेम साइड्स पे बनाए। ऐसे जब वो ब्रिजिंग करे तो यहाँ पे जो भी ग्रुप लगाएगा, लेकिन जो ग्रुप लगा रहा है उन दोनों ब्रिज को वो सेम साइड पे करे। जब ब्रिजिंग जो है वो सेम साइड पे होता है, ठीक है, सेम साइड्स पे आपको ब्रिज दे दिया हो, जो ब्रिज जो ग्रुप है उसको सेम साइड्स पे उसने लगा रखा हो, तब तो आप उसको बोलोगे क्या, एरोमेटिक। तो वो कैसा होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा सीख के आप याद करो तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्लियर तो समझ आ जाएगा। एक बार देखना होता है और एरोमेटिक के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मुझे ऐसा कोई ब्रिजिंग सिस्टम दे रखा है और उसमें सेम साइड्स पे ग्रुप को लगा दिया है, तब तो हम उसको बोल सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा ब्रिजिंग करा है जिसमें ब्रिजिंग ग्रुप को डिफरेंट साइड्स पे लगाया है, अपोजिट साइड्स पे, तो उस कंडीशंस में वो एरोमेटिक नहीं होता, वो हो जाता है एंटो एरोमेटिक, क्योंकि बाकी चीज़ें तो फुलफिल कर ही रहा है ना। ओनली ब्रिज का ही प्रॉब्लम है, तो वो नॉन एरोमेटिक नहीं बल्कि एंटी एरोमेटिक में जाएगा अगर उसने ब्रिजिंग दूसरे 2 डिफरेंट साइड्स पे कर रखा है। ब्रिजिंग ऐसा बना के दिया है, बाकी सब कुछ फुलफिल कर रहा है वो, ठीक है, तब फिर वो हो जाएगा क्या, अच्छा अब तो ये नॉन प्लानर हो गया, तब आप इसको क्या बोलोगे, सॉरी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि अब ये नॉन प्लानर हो गया। पहले फिर भी हम इसको एज ए प्लानर्स कंसिडर कर रहे थे क्योंकि ब्रिज सेम साइड्स पे थे, अब ये नॉन प्लानर हो जाएगा और ये जो मॉलिक्यूल बना अब उसको आप बोलोगे नॉन प्लानर है। मतलब आपको ये समझ आ गया कि यार जब हम 14 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम में जाते हैं या 14 एनिलीन में जाते हैं तो हमको मैक्सिमम केसेस में तो मिलेगा कि वो एरोमेटिक है, लेकिन एक केस हमें याद रखनी है कि उसे जब साइक्लाइज कर देते हैं तो एक नया बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाता है, उसे कंसिडर नहीं करनी है। और दूसरा चीज़ हमें याद रखना है कि अगर उसने ब्रिज टाइप का बना दिया है, किसका, 14 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम का ब्रिज टाइप का बना दिया है, तो अपोजिट ब्रिजिंग करने से उसकी प्लानैरिटी खत्म हो जाती है और वो अब नॉन प्लानर बन जाता है, ना कि प्लानर। तो नॉन प्लानर होते ही हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक नहीं रहा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ और कंपाउंड्स देख लेते हैं कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया है तो एलोट्रोपस की बात करते हैं कार्बन के। तो आपको पता है कार्बन के मेन 3 एलोट्रोपस है। फर्स्ट आ जाता है डायमंड, सेकंड है आपका ग्रेफाइट, थर्ड आपका फुलरेंस। अगर मैं बात करूँ कि इनमें बताओ एरोमेटिक कौन सा है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है ना। एरोमेटिक इसमें से कौन सा है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है बताए, तो फिर आप अपने से बता सकते हो कैसे। जब हम डायमंड के स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको पता है कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे फॉर्म होता है ना, कुछ ऐसे, ये कुछ ना ऐसे अटैच्ड होते हैं, लाइक ए टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। जब डायमंड की बात करें तो डायमंड जो होते हैं उसमें कार्बन टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में होता है प्रेजेंट, और ड्यू टू दिस टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन, इस एक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है sp3। तो यहीं से आपको पता चल गया कि यार यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो तो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड आते ही हम इसे क्या बोल सकते हैं, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक।
तो इतना पता चल गया कि कार्बन का जो डायमंड फॉर्म होता है वो होता है आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, आप ग्रेफाइट में चले जाते हैं तो आपने पढ़ रखा है, 11th क्लास में पढ़ रखा है कि ग्रेफाइट जो होते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एज ए सीड्स एक दूसरे से अटैच अरेंज होते हैं। ये कुछ आपस में ऐसे करके बना के अटैच होते हैं, होता है ऐसा। और यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो एज ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे सीड्स बना बना के ये अटैच रहेंगे एक दूसरे में। और यहाँ पे जो कार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं, एज ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं सारे कार्बन, तो ये तो हो गया प्लानर। प्लानर मतलब इसकी जो नेचर होती है एरोमेटिक। ठीक है, आप फुलेरिन भी चले जाओ तो भी इसका जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये भी नेचर में होता है एरोमेटिक। तो ये तो रहा आपका कुछ और भी कंपाउंड जो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक हम जज कर सकते हैं, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक नेचर जो है वो भी अफेक्टेड होते हैं एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक जो प्रॉपर्टी है उससे। मतलब हम कैसे बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो ना यूजिंग एरोमेटिसिटी हम ये भी बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, उसके स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द एरोमेटिक प्रॉपर्टी। अगर आपने निकालना सीख लिया कि कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा और कौन सा मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा, तो वहीं पे आप इन जितने भी रिंग सिस्टम है उनको ये जान लोगे कि कौन सा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा और कौन सा डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। मतलब सीधे सीधे हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डील कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसकी एरोमेटिसिटी। ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगी, 2-4 हम अभी फर्स्ट साइकिल बना के देखेंगे। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि जितने भी रिंग एरोमेटिक नेचर के होते हैं या जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले रूल को फॉलो करते हैं वे सबके सब डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। और जितने भी एंटी एरोमेटिक होते हैं जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रूल को फॉलो करेंगे वो सारे पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो बहुत ही इजी वे में हम निकाल सकते हैं। कभी क्वेश्चन में आ गया 2-4 रिंग सिस्टम दे दिया, बोला कि बताओ इसमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो इजी वे में हम उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़, कार्बोकेटायन जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी भी बताई जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरोमेटिसिटी। अगर कार्बोकेटायन बनने से रिंग एरोमेटिक हो रहा है तो इज़ वेरी स्टेबल। कार्बोकेटायन ना बनने से रिंग एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। साथ ही साथ आपने बड़े बड़े जो रिएक्शन होते हैं उनमें भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा रिंग है जो डेल सेल्डर रिएक्शन शो नहीं करेगा, या ऐसे दे दिया आपको कभी कभी कि बताइए डेल सेल्डर रिएक्शन शो करने का ऑर्डर क्या है इन रिंग्स में, तो हम तुरंत रिएक्शन मैकेनिज्म में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उन रिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से देखोगे, आ चुका है क्वेश्चन पेपर में, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। डेल सेल्डर रिएक्शंस को भी चेक करने के लिए अगर हम रिंग सिस्टम को देखें और उसमें एरोमेटाइजेशन निकाल दें तो उससे ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रिंग जो है वो डेल सेल्डर रिएक्शन के लिए ज़्यादा फेवरेबल है और कौन सा रिंग है जो डेल सेल्डर रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपने देख लिया, कंपेयर कर सकते हैं उनके डायपोल मोमेंट्स में। साथ ही क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें भी इसका यूज़ होता है। आपके रेजोनेंस एनर्जी निकालने में भी यूज़ होता है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने में भी यूज़ होता है एरोमेटिसिटी का, और स्टेबिलिटी जज करने में। साथ ही एसिड्स के टूवर्ड या कौन सा जो रिंग है वो ज़्यादा एसिडिक है, ऐसा भी आता है क्वेश्चन में, है ना, विच रिंग इज़ अ मोर एसिडिक, तो उस एसिडिक नेचर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं किसके बेसिस पे, एरोमेटिसिटी के बेसिस पे। ठीक, टूवर्ड्स AgNO3 कौन सा रिंग ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा AgNO3 से, उसको भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सब जो है वो इसके एप्लीकेशन है। स्टार्ट कर रही हूँ मैं फर्स्ट एप्लीकेशन में जाए तो हम किसी भी रिंग के पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक नेचर को बता सकते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने ना रिंग ले रखा है, ठीक है, सपोज मैंने ऐसे रिंग ले रखे हैं, एक रिंग है मेरे पास कुछ ऐसा, ये हो गया, और यहाँ पे रख दिया है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। फर्दर मैंने एक रिंग बनाया ऐसे और यहाँ पे मैंने लिखा है नेगेटिव चार्ज। फिर से हमने एक रिंग बनाया कुछ ऐसा और यहाँ पे इस टाइप से। फिर फर्दर आपका एक रिंग बना लिया ये यहाँ और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, क्लियर। और एक बेंजीन ले लेते हैं। अब देखो, अगर मैं फोर्थ साइकिल से जाऊँ तो मुझे पता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम पैरामैग्नेटिज्म निकालने के लिए, है ना, पता है ये चीज़ें कैसे बनाते हैं रिंग। अगर मैं फर्स्ट वाला रूल को फॉलो करूँ तो मैं इसे कैसे बनाऊँगी, अपोजिट कर देते हैं सीधे सीधे से, ऐसे करके ऐसे अपोजिट कर दिया जाता है, एक सर्कल्स के अंदर इसको रख के कर देते हैं ना, सर्कल बनाते हैं और सर्कल में उसको ऐसे अपोजिटली लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाता है
कि यहाँ पे एक एनर्जी लेवल है उसका और ये जो है वो 2 सेम एनर्जी के लेवल्स हैं। अब बस इसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, ये कितना है आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ जाएगा। इससे पता चल गया कि ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है ना। डायमैग्नेटिक समझ आ गया। क्यों डायमैग्नेटिक है, क्योंकि नो हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पहले से पता है कि ये रिंग कैसा है, एरोमेटिक रिंग है। और मैं पहले ही बोल चुकी थी, आप कंक्लूजन में यही देखोगे कि जो सिस्टम मेरा एरोमेटिक है, जो सिस्टम एरोमेटिक है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, एंड जो सिस्टम एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक वाले जो सिस्टम है वो होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक नेचर के। ओके, अब देखते हैं कहाँ तक वो फुलफिल होता है क्राइटेरिया। फर्दर फर्स्ट डायग्राम बनाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा ऐसे। अभी देखो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब एंटी एरोमेटिक है। 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये एंटी एरोमेटिक है, दिख रहा है हमको। लगाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जो बचे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सेम एनर्जी लेवल से तो एक एक भरना पड़ेगा मुझे, है ना। तो एक एक भरने से पता चला कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी प्रॉपर्टी कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ से पता चल गया कि एंटी एरोमेटिक वाला रिंग पैरामैग्नेटिक होता है। इसको बना लो। इसको बनाने पे भी सेम चीज़ें करना है हमको। एक सर्कल अपना बनाया और उसमें उसको फिट कर लिया, कुछ ऐसा। ऐसा ही तो होता है ना, आप एनर्जी लेवल्स ऐसे ही लिखते हो। इसके लिए एनर्जी लेवल कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे एक एनर्जी लेवल्स होंगे, यहाँ पे एक होगा और एक यहाँ पे होगा। फर्दर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब 1 and 2, 1 and 1। ये भी कैसा हो गया आपका, पैरामैग्नेटिक। और आपको पता है ये भी कैसा है, एंटी है, एंटी एरोमेटिक है ना। इसकी बात कर लो, सेम चीज़ें। तो अब मतलब चीज़ें समझ आते जा रही है आपको कि हाँ, अगर हम चीज़ों को देखें तो इतना समझ आता है कि जो साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा और जो एंटी एरोमेटिक है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ये बना लिया। बनाने के बाद रिंग सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। भरते जाते हैं, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 हो गए सारे पेयर्ड हो गए, डायमैग्नेटिक होगा। और ये ऑलरेडी कैसा था, एरोमेटिक था। इससे पता चलता है कि हाँ, जब भी एरोमेटिक होगा तो वो सिस्टम होगा क्या, डायमैग्नेटिक नेचर का। जब भी वो एंटी एरोमेटिक होगा तो वो सिस्टम होगा पैरामैग्नेटिक। इतना चीज़ समझ आ गया। तो ये भी इसको काउंट करने के लिए, इसको जानने के लिए भी हम यूज़ करते हैं एरोमेटिक करैक्टर को या प्रॉपर्टी को, ठीक है। वहीं पे बात करें इसकी कि कैसे हम डायपोल मोमेंट्स को बता सकते हैं या डायपोलैरिटी को बता सकते हैं किसी बॉन्ड की। तो देखते हैं इसको भी। सपोज़ मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। एक ये कंपाउंड हो गया। एक कंपाउंड कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे मैंने ऐसे लगा रखा है, ठीक है। और फर्दर एक कंपाउंड कुछ ऐसा है, ऑक्सीजन होगा और ये कुछ ऐसा। अब तीनों में मुझे पता कर लिया जाए या क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इनमें डायपोल कौन से बॉन्ड्स का अच्छा है, मतलब ज़्यादा पोलर बॉन्ड्स कौन सा है ना। आ गए क्वेश्चन में। तो देखते जाओ। अगर मैं इसकी पोलैरिटी की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज होगा। इसकी अगर पोलैरिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी सेम पोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बस चेक कर लो कौन सा एरोमेटिक बन रहा है, कौन सा कैसा बन रहा है। चेक करने से हमको पता चलता है कि यार इसकी बात करूँ, इस रिंग सिस्टम की बात करूँ तो इस रिंग सिस्टम में मुझे दिख रहा है कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। समझ आ रहा है कि ये तो sp3 कार्बन है, ये कार्बन भी sp3 है ना। तो इतना तो पता चल गया कि जैसे ही sp3 आया मतलब ये नॉन पेलर सिस्टम है, नॉन प्लानर है। मतलब कि ये जो सिस्टम मेरे पास है अभी वो कैसा है, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे जो सिस्टम बन रहा है वो बन रहा है नॉन एरोमेटिक बन रहा है। यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया ये हो गए मेरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ भी sp2 और ये भी sp2, प्लानर है, साइक्लिक है, सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। चीज़ें ये भी साइक्लिक है, दिख रहा है आपको, साइक्लिक है, प्लानर है, सब कुछ है। बट यहाँ पे आ जाता है आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम
और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होगा ऐसा। अब मैंने पहले ही स्टेबिलिटी आपको बता रखा है, स्टेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा एरोमेटिक की, उसके बाद होता है आपका नॉन एरोमेटिक का, और उसके बाद होता है एंटी एरोमेटिक की। तो यार जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही तो मैं बोल सकती हूँ ना बॉन्ड में पोलैरिटी है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्चुअल में, जो डायपोल मोमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और आपको पता चल रहा है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो इससे मैं बता सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो डायपोलरिटी आ रही है वो इस वाले बॉन्ड्स पे आ रहा है, मतलब सेकंड जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट है, उसके बाद फर्स्ट में होगा और उसके बाद फिर थर्ड में होगा। ऐसे करके हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होने वाला है या किस में ज़्यादा पोलर नेचर है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड पोलर नेचर ज़्यादा है या डायपोल मोमेंट कहाँ पे ज़्यादा है। ऐसे रिंग सिस्टम में दे दे तो एज ए आप एरोमेटिसिटी से ही इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। थर्ड इसके एप्लीकेशन में चलते हैं। बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी को भी हम ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी कंपेयर कर सकते हैं, वो हमारा आपका थर्ड एप्लीकेशन है एरोमेटिसिटी का। सपोज मुझे ना कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दे रखा है, ऐसा रिंग सिस्टम दे रखा है जिसमें यहाँ पे एक बार है ऐसा फर्दर और यहाँ पे दे रखा है उसने, और सपोज कुछ भी ऐसा दे रखा है ऐसे। अब वो पूछ रहे हैं कि बताइए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या आप बोल सकते हैं बॉन्ड को रोटेट करने वाली एनर्जी जो है वो किस में ज़्यादा है ना। नंबरिंग कर रखा है उसने 1, 2 एंड 3। अब होगा क्या, ये आपको देखने से समझ आ रहा है कि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने डायपोल मोमेंट लगाया था उसके बेसिस पे कंपेयर कराया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ से देखते जाओ आप, स्लाइटली यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे भी बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ से ऐसे मूव किया तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, बनेगा ऐसा। मुझे इतना समझ आ रहा है कि ये जो ग्रुप है वो बन रहा है एरोमेटिक, बन रहा है मतलब इस बॉन्ड जो है उसमें ज़्यादा पोलर नेचर है, पोलर नेचर ज़्यादा है मतलब ये बॉन्ड वीक हो गया। जितना ज़्यादा पोलर नेचर होता है एक बॉन्ड में वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक होने लगता है। ब्रेक होने से अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है तो ये तो ईजी ब्रेक हो जाएगा, होगा ईजी ब्रेक। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एरोमेटिक नेचर का हो गया है, ये हो गया है मेरा एंटी एरोमेटिक नेचर का, जैसे देखने से समझ आ रहा है, और ये हो गया है मेरा नॉन एरोमेटिक नेचर का हो गया है। तो कोई भी मॉलिक्यूल ना इस फॉर्म में आने में और इस फॉर्म में आने की ट्राई नहीं करेगा, लेकिन वो इस फॉर्म में बहुत जल्दी आ जाएगा। इस फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो रोटेशन एनर्जी बैरियर जो है वो इसके लिए कम होगा ना ऐसा। जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल को रोटेट करने में मेहनत करना पड़ेगा, होगा। लेकिन जैसे ही बॉन्ड वीक हो रहा है या जैसे ही वो सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है स्लाइटली, वो अपना एरोमेटाइजेशन के कारण, क्योंकि रिंग में एरोमेटिक नेचर आ रहा है, वो अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम इजी उसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ इन 3 में तो मैं बोल सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रोटेशनल एनर्जी होगा वो होगा 3 में, उसके बाद फर्स्ट में होगा, और उसके बाद सेकंड में सबसे कम रोटेशनल एनर्जी हमको लगेगा, बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी। इतना चीज़ें समझ आ गया। अब आप देख लो किसकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स AgNO3। पहले तो AgNO3 है क्या और कैसे रिएक्ट करता है। सिंपल शब्दों में अगर देखें तो क्या होता है, जैसे मेरे पास RX है, इससे रिएक्शन कर लिया AgNO3। तो जब ये AgNO3 रिएक्शन करता है ना तो ये क्या करता है, यहाँ का जो Ag होता है, Ag वो इस X के साथ रिएक्शन करता है और PPT प्रोवाइड करता है। कोई भी ना वाइट PPT, येलो PPT वो देता है अपने हिसाब से। ब्रोमीन यूज़ किया है तो फिर AgBr बनेगा, क्लोरीन यूज़ किया तो AgCl बनेगा, और इसके साथ साथ ये देखता है वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन। मतलब सीधे से समझ लो कि जब कभी स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, जब कभी स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तभी AgNO3 के साथ रिएक्शन हो सकता है। मतलब सीधे शब्दों में हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो AgNO3 है उसकी जो रिएक्टिविटी है ना, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरोमेटिसिटी से, है ना। जितना ज़्यादा एरोमेटिक रिंग फॉर्म होता है उतना ही ज़्यादा स्टेबल हमारा कार्बोकेटायन होता है। इसको भी थोड़ा कंपैरिजन करके देख लो कि कैसे होगा, कौन सा रिएक्शन देगा, कौन सा कम देगा, कौन सा ज़्यादा देगा।
सपोज़ मैंने क्या कर किया है, बस मैंने एक लिख रखा है, सेम चीज़ें ये लिखा है मैंने, और इसके ऊपर मैंने एक्स लगा रखा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड में मैंने क्या रखा है, ऐसे किया और इसके ऊपर कोई एक्स ग्रुप लगा रखा है, ये कार्बन है ना। फर्दर यहाँ से कोई एक्स ग्रुप है और कुछ ऐसा, ठीक है। और फिर ऐसा है हमारे पास ग्रुप, और यहाँ पे कोई Cl ग्रुप लगा रखा है, सब में Cl लगा लेते हैं। अब क्या करते हैं, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराऊँ, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराऊँ, तो मुझे समझ आता है कि AgNO3 से ACl नहीं बनेगा, AgCl नहीं बनने वाला, क्योंकि जो यहाँ पे रिंग बनेगा वो तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, कोई स्टेबल नहीं है, स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और क्योंकि स्टेबल नहीं है इसलिए हम बोल सकते हैं नो एनी PPT। यहाँ पे कोई भी हमको PPTs नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई प्रेसिपिटेशन हमको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। इसकी बात करते हैं, इससे जब रिएक्शन करेगा AgNO3, तो AgNO3 रिएक्शन करेगा, हाँ बिल्कुल कर सकता है यहाँ, और AgCl बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो AgCl बनाएगा तो यहाँ जो रिंग बनने वाला है वो रिंग बनने वाला है एरोमेटिक, और एरोमेटिक रिंग इज़ अ वेरी स्टेबल रिंग बनने वाला है, इसलिए ये प्रेसिपिटेट देगा और इसका हमको मिलता है प्रेसिपिटेशन, ये रिएक्शन होती है। सेम वैसे ही इसके साथ AgNO3 की बात करें तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक बनने वाला है, तो बोल सकते हैं नो प्रेसिपिटेशन इज़ ऑब्जर्व, ठीक है। इसके केसेस में फर्दर AgNO3 से रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन देगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने वाला है। टूवर्ड्स AgNO3 की रिएक्टिविटी भी हम एरोमेटिसिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब किसको एसिड बोलते हो? वो सारे मॉलिक्यूल्स जो ईजिली H+ आयन दे दे, है ना, वो सारे रिंग सिस्टम या मॉलिक्यूल या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ईजिली H+ डोनेट करता है उसे ही आप क्या बोलते हो? एसिडिक बोलते हो। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑब्वियस H+ डोनेट किया तो बनेगा क्या? कार्ब एनायन। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के। अब जितना ज़्यादा कार्ब एनायन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा वो क्या करेगा, जितना ज़्यादा कार्ब एनायन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा वो एसिडिक नेचर का होगा। सेम कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज़ मेरे पास ना कुछ ऐसा रिंग है और यहाँ से एक हाइड्रोजन है। फर्दर मेरे पास कोई ऐसा रिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, है ना, और एक सिंपल सा ऐसा है कुछ जहाँ पे हाइड्रोजन है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए चारों के एसिडिक नेचर कैसा होगा, तो कुछ नहीं करनी है आपको। यहाँ से आपने H+ हटाया, इधर निकल आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ से आपने H+ रिमूव किया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। H+ रिमूव किया, नेगेटिव चार्ज, H+ रिमूव किया, नेगेटिव चार्ज। ये हो गया मेरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ हो गया चीज़ें। अब आप मुझे बताइए, मैं जस्ट 5 मिनट्स आपको टाइम देती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या होने वाला है, किसकी एसिडिटी कैसे होगी। करो कंपेयर। यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो आपने सिंपली देख लिया होगा, मैंने पहले ही बोल दिया है कि कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतने ही अच्छा हमारा क्या बनने वाला है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है उतने ही अच्छा हमारा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते जाते हैं। यहाँ की बात करूँ तो ये तो हो गया एंटी एरोमेटिक, हो गया ना एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करें तो हाँ ये बन गया एरोमेटिक। बार बार नहीं समझाऊंगी, आपको पता चलना चाहिए तुरंत देखते ही कि यार एरोमेटिक है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसकी बात करें तो ये भी कैसा है, अभी एंटी एरोमेटिक है।
और बात इसकी करें तो ये भी कैसा है, ये है आपका नॉन एरोमेटिक। हो गया इतनी चीज़ें। अब देख लो स्टेबल कौन सा है ज़्यादा, सीधे सीधे मुझे पता चल रहा है यार 2 इज़ अ मोर स्टेबल, उसके बाद 4th है स्टेबल। अब मुझे इन दोनों में सोचना पड़ेगा कि दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है ना। तो आप इतना याद रखो कि जैसे जैसे रिंग साइज़ होते जाती है, बढ़ते जाती है, जैसे जैसे रिंग की साइज़ बढ़ती जाती है नॉन प्लेनारिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, रिंग साइज़ बढ़ने से नॉन प्लेनारिटी बढ़ रही है, नॉन प्लेनारिटी बढ़ रही है मतलब वो नॉन एरोमेटिक साइड जा रहा है ना। और आपको पता है एंटी एरोमेटिक से तो ज़्यादा स्टेबल होता है ना नॉन एरोमेटिक, तभी तो मैंने इसको पहले रखा है। समझ आ रहा है चीज़ें आपको। मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ लिख लिए रहो कि साइज़ जो होता है जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन प्लेनारिटी के, तभी तो 8 मेंबर रिंग जो है वो नॉन प्लानर होता है ना। तो यहाँ पे देखो ये और ये, इन दोनों में साइज़ किसका बड़ा है, इसका। तो ये स्लाइटली कैसा होगा, नॉन प्लानर होगा, तो इससे तो ज़्यादा स्टेबल है, नॉन प्लानर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3rd नंबर और ये आ जाएगा आपका 1st नंबर। तो ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन की अगर स्टेबिलिटी यही है तो एसिडिक नेचर भी यही होगा। तो एसिडिटी का वो क्या हो जाएगा, 4th में आएगा, फिर 3 में आएगा, फिर 1 में आएगा। ये होगा हमारा आंसर। तो ये एक अच्छा हो गया, एक अच्छी एग्जांपल से हमने समझ लिया। 2 चीज़ें समझ आ गई इसमें कि अगर मुझे बार बार सेम चीज़ें बने तो देखनी है रिंग साइज़ को। रिंग साइज़ में मुझे समझ आता है कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे नॉन प्लेनारिटी कैरेक्टर बढ़ता है। और क्योंकि नॉन प्लेनारिटी जो होती है वो एंटी एरोमेटिक से तो ज़्यादा ही स्टेबल है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इज़ अ मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर की बात करें तो यही होगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसे और क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी डेल्स-एल्डर रिएक्शन। डेल्स-एल्डर रिएक्शन जो होता है उसमें आप बस एक ही चीज़ को याद रखो कि हमारा जो एरोमेटिसिटी होती है, एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिक करैक्टर जो होता है, सिटी नहीं बोल सकते इसको, एरोमेटिक करैक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्स-एल्डर रिएक्शंस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्स-एल्डर रिएक्शंस के। समझ आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्स-एल्डर रिएक्शन के। मतलब अगर आपको 2 ग्रुप दे दिया जाए, जैसे कि आपको उसने दे रखा है कुछ ऐसा दे रखा है एक बार, और एक बार वो ऐसा दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है, एक बार तो उसने ऐसा दे रखा है और एक बार ऐसा दे रखा है। ठीक है, और फिर अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए दोनों में ज़्यादा अच्छा डेल्स-एल्डर रिएक्शन किसके साथ होगा। तो आपने थोड़ा समझ आ रहा है कि यार ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आ रहा है मेरा पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे तो आ रहा है मेरा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो इससे पता चलता है कि ये बन रहा है एरोमेटिक और ये बन रहा है एंटी एरोमेटिक। अब मैंने पहले थोड़ी देर कहा कि जितना ज़्यादा एरोमेटिक होता है उतना ही कम डेल्स-एल्डर रिएक्शन के लिए फेवरेबल होगा वो। तो इससे मुझे पता चलता है कि जो डेल्स-एल्डर रिएक्शन है वो इसमें ज़्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू दिस, है ना। यही रीज़न है कि डेल्स-एल्डर रिएक्शन में ये जो होते हैं ये ईजिली डाइमराइज हो जाते हैं क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर के होते हैं, और डेल्स-एल्डर रिएक्शन में ये ईजिली डाइमराइज हो जाते हैं, ये यहाँ पे और यहाँ पे जा कर के डाइमराइज हो कर के कुछ ऐसे ही उसका फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स का। तो इतनी चीज़ें समझ आ गया। एरोमेटिक जो होते हैं कैरेक्टर उसको यूज़ करके हम बता सकते हैं कि क्या होने वाला है ना। 1-2 चीज़ें और है जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी, तो वो भी आप यहीं पे समझ लो छोटा सा। अगर मैं 7th एप्लीकेशंस की बात करूँ तो किधर मूव करेगा चार्ज, कहाँ पे मूव करेगा वो भी हम थोड़ा सा बता सकते हैं। ठीक है, ये 7th एप्लीकेशन है। जैसे ना सपोज आपको कुछ ग्रुप दे रखा है, लाइक ऐसे आपको दे रखा है एक बार, इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें हमें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। कुछ ऐसा दे रखा है उसने, एक ऐसा हो गया, और आपका ठीक है एक ऐसा दे रखा है उसने, और एक बार कुछ ऐसा दे रखा है। ऐसे
अब अगर वो क्वेश्चन करता है आपसे कि बताइए इस जो उसमें है उसमें मैं चार्ज को किधर मूव करूं, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो किधर नेगेटिव चार्ज आएगा और किधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बस आप एरोमेटिक करेक्टर को देखना, आप उस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना कि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों रिंग में क्या आ जाए, एरोमेटिक करेक्टर आ जाए। कोई भी रिंग एंटी एरोमेटिक में ना जाए या फिर दोनों ही रिंग एंटी एरोमेटिक में ना जाए, ठीक है। तो वैसे बॉन्ड को हम ब्रेक करके बता सकते हैं कि किधर नेगेटिव आएगा और किधर पॉजिटिव। सोच के देखो, सपोज मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक किया और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद मैंने यहाँ पॉजिटिव लगाया और यहाँ नेगेटिव लगाया, तो मुझे इतना चीज़ें समझ आ गया कि यार इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लगाने से क्या हुआ, ये रिंग भी एरोमेटिक हो गया, ये रिंग भी कैसा बन गया, एरोमेटिक बन गया, और ये ओवरऑल रिंग भी कैसा बन गया, एरोमेटिक बन गया। तो इससे ना मुझे इतना पता चलता है कि कोई भी अगर मुझे रिएक्शन करानी है और वहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, सपोज मुझे कोई रिएक्शन करानी है और वहाँ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके अटैक मारेगा इस डबल बॉन्ड में। इतना चीज़ें भी आप लगा सकते हो ब्रेन में एरोमेटिसिटी करेक्टर का यूज़ करके, है ना। अब देखो न्यूक्लियोफाइल आया, अब सपोज मैंने उस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दिया अलग तरीके से, कैसे अलग तरीके से वो करा दिया मैंने। अब ये न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पे था मेरे पास डबल बॉन्ड, है ना। सोचो, सीखो इसको, जैसे ये मेरे पास डबल बॉन्ड, अब ये न्यूक्लियोफाइल आया, अब मुझे पता नहीं है कुछ भी, तो मैं क्या करी, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक ना यहाँ करा दी, चलो यहाँ अटैक करा दिया। अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मैंने यहाँ कराया तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ, यहाँ पे। इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ जाते ही ये जो रिंग है वो कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक, इज़ अ वेरी अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक। अब बताओ, एंटी एरोमेटिक बना दिया मैंने, और ओवरऑल देखा जाए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक। अब क्योंकि मैंने इन दोनों रिंग को एंटी एरोमेटिक कर दिया, तो जो मेरे पास बन रहा है इंटरमीडिएट जो भी बन रहा है वो क्या हो गया, वेरी अनस्टेबल। कैसे बनेगा, तो ये चीज़ें हम तुरंत ही ब्रेन में लगा सकते हैं कि यार इस न्यूक्लियोफाइल को किधर अटैक कराना है। तब आप लगा सकते हो जब आपको एरोमेटिसिटी आती है, या जब आपने समझ आता है कि ये बॉन्ड को ब्रेक करने से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को इधर लाऊं और नेगेटिव चार्ज को इधर लाऊं तो ही मेरे पास बनेगा दोनों रिंग एरोमेटिक, है ना। इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक रिंग नॉन एरोमेटिक बनने वाला है, तो ठीक है, दूसरे को एटलीस्ट एरोमेटिक बना ले। तो यहाँ पे जब इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो इधर करोगे पॉजिटिव चार्ज को और इधर करोगे नेगेटिव चार्ज को। जैसे ही मैंने इधर पॉजिटिव चार्ज को किया, इधर नेगेटिव चार्ज को किया, ये बन गया एरोमेटिक रिंग और ये मेरा बन गया नॉन एरोमेटिक रिंग, नॉन एरोमेटिक रिंग। तो दोनों स्टेबल होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम ये सब एप्लीकेशन है किसका, एरोमेटिसिटी का। तो एरोमेटिसिटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके बेसिस पे और भी बहुत सारे रिएक्शंस है वो हम कर सकते हैं।